हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का पार्ट 1 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 भू आकृतियां तथा उनका विकास। तो आइए शुरू करते हैं। भू आकृतियां तथा उनका विकास। भू आकृतियां तथा उनका विकास, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के धरातल के निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू-आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है तथा निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः यह सबसे पहले जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे माध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, भू आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं से लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतिक रूपांतरित होती है। विकास का यह अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में तथा एक भू आकृति के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से होता है। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ इसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की आवश्यकताओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था से की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, दूसरा की रैखिक प्रवाह है, जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे नि, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम से धीमे ढाल पर सबसे बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियां और घाटियां समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं के कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी एवं लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व
सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों किनारों की ढाल मंद हो जाती है। इसी प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है। जिसमें अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मेनाडनोक मेडाडनोक्स कहते हैं। इस नदी के अपरदन द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है युवावस्था। युवा अवस्था, यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनसे दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं। विसर्प विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहां अनवरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहां जलप्रपात व छिप्रिकाएं बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियां भी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। यह अवस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदी दलदली क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। अब देखिए वृद्धावस्था, नदी की वृद्धावस्था। वृद्धावस्था वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिसमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अब आगे देखते हैं स्थल रूप, जिसमें घाटियों को देखते हैं। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां भी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। गार्ज एक गहरी सक्रिय घाटी है, जिसके दोनों तरफ पार्श्व ढाल होते हैं। चित्र संख्या 6.1 में दिया गया है। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। चित्र संख्या 6.2। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तर में पाए जाने से होता है तथा गार्ज कठोर में बनता है। का अवनमित कुंड अवनमित कुंड पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर घूमते हैं, जिन्हें जलगर्ती। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ के पत्थर व गुलास्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ साथ घूमते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं।
जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। प्लंज पूल्स कहलाते हैं, अवनमित कुंड कहलाते हैं। अधः कर्तिक विसर्प व गंभीरीभूत विसर्प। अधः कर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। यहाँ पे देखिए जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे देखिए चित्र पॉइंट 6.1 में हेनेगल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज के स्वरूप में कावेरी नदी की घाटी इस तरीके से दिखाया गया है। दूसरा है 6.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का गंभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वी ढाल दर्शाता है, इस तरीके का। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं। या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाने वाला सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधः कर्तित विसर्प या गंभीरभूत विसर्प कहा जाता है। नदी वेदिकाएं। रिवर ट्रेसेस। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ के मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं, जो जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं। इनके इस स्वरूप को युग्म यानी पेयर्ड वेदिकाएं कहते हैं, जैसा कि 6.3 में दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यह जो है कि युग्मित वेदिकाएं हैं, इस तरीके से बनती है युग्मित। यह जो है युग्मित है, यह अयुग्मित वेदिकाएं हैं। तो देख लीजिए, इस तरीके से बनती है। यहाँ पे देखिए निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ पंख क्या होता है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र 6.1 में दिया गया है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों में बहती हैं, वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं रखती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष पाद तथा मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनते हैं। अब देखिए डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र से दूर नहीं ले जाया गया होता, तो यह तट के साथ ही शंकु के स्वरूप में एक साथ फैल जाता। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है, जैसा कि चित्र 6.5 में दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अब एक चित्र यह दिया गया है, देखिए 6.4 की अमरनाथ जम्मू कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख, यह दिया गया है। 6.5 क्या है,
यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश, इसके एक भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र, यह लिया गया है उपग्रह के द्वारा। तटबंध तथा विसर्ग, जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार से रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं, और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तट पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तट सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई यानी मुख्यतः धों से बने होते हैं। निक्षेप व सरिता निक्षेप मैदानी भागों में रहती जिससे हुआ मारता है। बाढ़ के मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या अछूते भाग स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। गाद से मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं पॉइंट बार्स या विसर्पी रोधिकाएं मेंढर बार्स बड़ी नदियां विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। ये जल द्वारा तल छटों के नदी किनारों पर निक्षेप बनती है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग समान होती है और तट और रोधिकाएं किस प्रकार हैं देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्प, मिंडर्स विस्तृत विस्तृत डेल्टा मैदानों में नदी सीधे मार्गों में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। चित्र 6.7 विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों का बढ़ना, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे इस बल से विक्षेपित होता है। आगे देखते हैं, जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद होती है तो पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र है 6.6। यह देखिए विसर्पी रोधिकाएं हैं। यह प्राकृतिक तटबंध है या बाढ़कृत मैदान है। इस तरीके से विसर्पी रोधिकाएं बनती हैं। प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र, जिसमें कई छाटन झीलें दिखाई दे रही हैं इस तरीके से।
जो अत्यधिक अपरदन से तीव्र कागार यानी स्टीप क्लिफ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। अब देखते हैं ग्राउंड वाटर, भौम जल क्या होता है। भौम जल यहाँ पर एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन और अत्यधिक जोड़ों या संधियों व दरारों वाली हो तो धरातली जल का अंतः स्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तर तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ कर देता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर व डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातली व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण के अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं हैं, घोलीकरण व अवक्षेपण। या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरास्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घूलन घूलन क्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट कास्ट यानी टोपोग्राफी स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थलरूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अपर्दित स्थल रूप कुंड, घोल रंध्र, लैपीज, चूना पत्थर व चबूतरे, पूल्स, सिंकहोल्स, लैपीज व लाइमस्टोन पैवेमेंट्स। चूना पत्थर छोटे तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। जिनके विलय पर इन्हें बिलियन रंध्र यानी स्वेलो होल्स कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और यह इन घोल रंध्रों के बीच बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र यानी कोलैप्स सिंक्स के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातली प्रवाहित जल घोल रंध्रों व बिलियन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत जल के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलोमाइट इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन के द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग व विस्तृत खाइयां बनती है जिन्हें घाटी रंध्र, वैली सिंक्स या युवालास कहते हैं। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इस गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक नियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपीज कहते हैं। इन कटकों या लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं।
यहाँ पर देखिए यह है आपका विलय रंध्र, इस तरीके से बनता है। यह आपका हो गया घोल रंध्र, यह आपका हो गया स्टाइल स्टाइलेलाइकाइट गुफा स्तंभ, यह गुफा हो गया। यह इसे स्टाइलेलैग्माइट, यह इसके बाद यहाँ पे देखिए गुफा मुख, ये आपका गुफा मुख का चित्र हो गया। यहाँ से देखिए यह यहाँ पे निपाती रंध्र है, निपाती रंध्र इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए यह गुफा है, दूसरी गुफा यह है, यह निपाती रंध्र है पूरा। यहाँ पे गोल रंध्र, इस तरीके से रंध्र का निर्माण होता है। पे घाटी सिंह क्या युवाला यह है। तो यहाँ पे देखिए यह काष्ठ स्थलाकृतियों के विभिन्न स्वरूपों का परिच्छेद चित्रण। यहाँ पे एक चित्र और छूट गया है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, विसर्प वृद्धि व छाटन लूप व स्कंद ढाल व अघोरदित तट। यहाँ से देखिए यह आपका एक है अंतर्नत बिंदु, यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए स्कंद ढाल तट है, यह विसर्पी रोधिका है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए विसर्पी रोधिका का निर्माण हो रहा है। यह जो है आपका अलग होती है वह छाडन झील है, जो अलग हो रही है छाडन झील है। यह भी आपका स्कंद ढाल है, यह भी स्कंद ढाल है। तो यह दायां किनारा है, यह आपका बायां किनारा है, जिसको हम अवतल तट कहते हैं। अब हम देखते हैं कंदराएं। कंदराएं क्या होती हैं? केव्स, केव्स। कंदराएं क्या होती हैं? ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर, क्वार्टजाइट और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टाने हो या सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहां प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है और पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी ढाल संस्तरण के सहारे चूना चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिससे कंदराएं सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहते हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग यानी टनल कहते हैं, टनल्स कहते हैं। अब देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, और यह जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टाइलेक्टाइट और स्टाइलेलेग्माइट और स्तंभ क्या होते हैं। स्टाइले स्टाइलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। प्राय आधार पर कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टाइले स्टाइलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टाइलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ये स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। चित्र संख्या 6.10 में दिया गया है। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में समतल या क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टाइलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट के निचले से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। काष्ठ प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद,
यहाँ पे देखिए हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह व पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संगति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद गिरिपद हिमनद में हिमनद है जो बृहद समतल क्षेत्रों पर हिम परत के रूप में फैले हों तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है और हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों में घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गुलास्म शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता होता है। विभाजक नीचे से होता जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त ही हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों का एक हिमानी धौत आउटवॉश प्लेन रह जाता है। चित्र संख्या 6.12 में और 6.13 में हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। यहाँ पे देखिए यह है कि हिमनद में घाटी में हिमनद इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कि एक चित्र है, यह जो है कि हिमनद द्वारा अपरदन अपरदन एवं निक्षेपण के विभिन्न रूप स्पेंसर यानी 1962 में संकलित किया गया था एवं संशोधित किया गया था। यहाँ पे इस तरीके से देखिए यह पार्श्विक हिमोड़ है, मध्यम हिमोड़ है यहाँ पे देखिए, और ये निलंबी घाटी है, यह सर्क है इस तरीके से, यहाँ रुंडित है, हिमानी धौत मैदान है, अंतिम हिमोड़ है, यहाँ पर देखिए अंतिम हिमोड़, ये आपका काल है, श्रृंग है, अरेत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप सर्क हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हार्न्या, गिरिश्रृंग और सिरेटेड कटक सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं। हार्न निर्मित होते हैं यदि हार्न निर्मित होते हैं यदि तीन या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदित जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग
इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्राय असंभव होता है। आगे देखते हैं हिमनद घाटी या गर्त। हिमनद घाटी या गर्त। हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू जैसी होती हैं, जिसके तल तल चौड़े व किनारे चिकने व ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्यतः घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण के रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है, उन्हें फिनॉर्ड कहते हैं। फियोर्ड कहते हैं। अब देखिए निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप पिछले पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गुलास्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में सैल मलबा इन पिघलने वाले जल से बनी सरिताओं में प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेपी मैदानी धौत आउटवाश कहलाते हैं। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत आउटवाश डिपोजिट्स प्रायः स्तरीकृत या वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। चित्र संख्या 6.13 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। अब देखिए हिमोड़ क्या होता है। हिमोड़ हिमोड़ हिमनद टील यानी हिमनद टील या गुलास्मी मृतिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंतस्तः हिमोड़ यानी टर्मिनल मोरेन्स मोरेन्स हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड़ लेटरल मोरेन्स हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्था हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 6.12 में दिया गया है। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो जो इस हिमोड़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप निक्षेप तली या तटस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ व तटस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। एस्कर्स एस्कर्स क्या होते हैं? एस्कर्स ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता या बर्फ के छिद्रों के नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाली तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने बड़े गुलास्म चट्टानी टुकड़े व छोटे चट्टानी मलबा मलबा यानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमालय के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत मैदान आउटवाश प्लेन्स क्या होते हैं?
हिमानी धौत मैदान आउटवाश प्लेन्स हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। ड्रमलिन ड्रमलिन्स क्या होते हैं? ड्रमलिन्स ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो पुच्छ पृच्छ यानी टेल्स भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं। अब देखते हैं तरंग व धाराएं। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाओं और उनसे निर्मित स्थलाकृतियों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरी तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनगम अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रवाह लड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि से होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। ये स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट, समुद्री जल स्तर को स्थिर अथवा अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊंचे चट्टानी तट, जलमग्न तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तल या उन्मुग्न तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के कारण प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु क्लिफ का आकार ले लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार में भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु यानी क्लिफ सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंग धीरे धीरे सागरी किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ साथ घर्षित होता है, वह किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, बेलांचली प्रवाह, लॉन्ग श्योर करंट व तरंगे अपरदित पदार्थ को सागरी किनारों पर पुलीन यानी बीट्स और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। रोधिकाएं बार्स जलमग्न आकृतियां हैं और जब यह रोधिकाएं जल के ऊपर होती हैं तो इन्हें रोध यानी बैरीज कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खड़ी के शीर्षक
शीर्षस्थ से जुड़ा हो तो इसे रिफ्ट यानी स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, तब लैगून यानी लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है, तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान व डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व ज्वारी सकरी घाटी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा समय चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल अपने अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती है तो तल के अवसाद को भी दोलित होते हैं। इसके परिवहन से रोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बने रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी व लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियां जो अधिकतर नद्य भार लाती हैं, जिन्हें निचले अवसादी तलों के साथ तटों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन रिट्रीटिंग तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसका सेकंड पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। अपर्दित स्थल रूप: भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं, स्टैक। वेदिकाएं, कंदराएं, स्टैक। ऐसे तट जहां अपरदन प्रमुख प्रक्रिया है, वहां दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। इसकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगे टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं। इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के समान थे, समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं, जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों भृगु की भांति धीरे धीरे समुद्री मैदानों पर परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप में पुलिन और टिब्बे। बीच एंड टिब्बे डंस। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। ये अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं, अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ ऐसे रेत पुलिन यानी सैंड बीट्स जो अस्थायी प्रतीत होते हैं, किसी भी मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तरंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं गुलास्मिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक नीचे पुलिन के तट से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते। रोधिका, बार्स और रोद बैरियर्स एंड स्पिट्स।
समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट रोधिका यानी ऑफशोर बार कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक नीचे पर से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोधिका बैरीज बैरियर बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदी के मुहानों के सम्मुख बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है। इन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्षस्थ शीर्षस्थ से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र पर खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी में एक लैगून परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, उपग्रही चित्र गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान व सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएं अपनी प्रबलता को कम कर देती है। इसके बाद रोध पुलिन या पुलिन स्तूप या मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट यानी सेडिमेंट्री बजट से छेड़छाड़ करते हैं तो तटीय स्थलाकृतियां अपरदित हो जाएंगी और मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पहला प्रहार ये सब चीजें झेलती है। विंड्स पवनें क्या होती हैं? पवनों के बारे में देख लेते हैं। पवनें विंड्स उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र ही गर्म और शीघ्र ही ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म व हवा प्रक्षुब्ध के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत्त बनते हैं। अनुवात व उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं। उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। पवन अपवाहन घर्षण घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातली चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इनका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण यानी सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलों में पवन कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपात्मक स्वरूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर यानी सीड फ्लड से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन शीतवास से भी प्रवाहित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवहन कर सकती है और बृहत अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप पेडीमेंट पदस्थली पेडी प्लेन मरुस्थलों में भूदृश्य का विकसित रूप मुख्यतः पेडीमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तथा पेडीमेंट कहलाते हैं। पेडीमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है।
अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। यह विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र ढाल मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण होता है तो जिसके पीछे एक भृगु या एक मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण यानी बैकवास्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन एवं पर्वतों के अग्रभार को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं। धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप है। इस प्रकार मरुस्थली प्रदेशों में एक उच्च धरातली आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। प्लाया प्लाया मरुभूमियों में मैदान प्लेन्स प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य होता है तथा बेसिनों के किनारों से लगातार लाए गए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने से यह मैदान उथले जल के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती है। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणे से भरे हों कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। अपवाहन गर्त डिफ्लेशन हेलोस होलोस या गुहा केव्स। पवनों क- पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवास से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या संगठित मिट्टी का अपवहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवहन गर्त कहते हैं। अपवहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं बनती हैं। तीव्र बेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपकर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त, जिन्हें वात गर्त यानी ब्लो वाट्स कहते हैं, बनते हैं। इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं, जिन्हें गुहा कहते हैं, केव्स कहते हैं। छत्रक छत्रक यानी मशरूम्स टेबल तथा पीठिका सेल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवहन अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष, जिनके आधार पर पतले पतले व ऊपरी भाग विस्तृत गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप निक्षेपित स्थल रूप पवन एक छटाई करने वाला कारक यानी सॉर्टिंग एजेंट भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के बेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिनसे सल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप का विकसित होते हैं। बालू टिब्बे सैंड डंस सैंड डंस उष्ण शुष्क मरुस्थलीय बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है, जिनके निर्माण के लिए अवरोधों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसा चित्र संख्या 6.15 में दिया गया। नौ चंद्राकार टिब्बे, जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हैं, बरखान कहलाते हैं। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है, वहां परवलयिक यानी पैराबोलिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, जिसे सीप या बरखान की भांति भांति ही होते हैं।
सीप बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप भी एक भुजा ऊंची व अत्यधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम और पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे लॉन्गिट्यूडनल डंस बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई या लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में परिवर्तन की दिशा में निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे से विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है। बालू टिब्बों के विभिन्न रूप, तीर व वायु दिशा का चित्रण। यह देखिए, ये अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ। यहाँ पे ये देखिए सीफ, बरखान। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव का प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर है तरुणावस्था। दूसरा है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा ढाल, खड़े ढाल होते हैं, किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर है कैनियन। तीसरा है कि निम्न में से किस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली? इसका सही उत्तर है ग, चूना पत्थर प्रदेश। चौथा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हो। अगला है कि गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार, खड़े ढाल व किनारे खड़े व अवतल हो, उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है सर्क। तो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर हमारा सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।